जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और आज की क्लास में हम EBS यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। साथियों, EBS की पुस्तकों की बात कर रहे हैं कि उसमें अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतःनिर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में। तो साथियों, पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। EBS की पुस्तकों में हमें अभ्यास और गतिविधि हर प्रकरण में अंतःनिर्मित मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को साथियों क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए एवं सम्मान देना चाहिए, ये सही है साथियों, लेकिन उतना सही नहीं है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना कि हमारा अगला ऑप्शन है, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको EBS सिखाना है साथियों, तो आपको प्रयोग करना सिखाना होगा, क्योंकि EBS पढ़ाने की जो प्रयोगशाला मेथड है ना, प्रयोगशाला विधि, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। किस चीज़ का प्रयोग करना, यहाँ बताना है क्या आएगा साथियों ऑप्शंस में से। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो। तो साथियों, इस सब में सबसे बेस्ट है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जब आकलन करते हैं तो इसमें बच्चों का पूरा हर गतिविधि का डाटा रहता है। तो यहाँ पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, पोर्टफोलियो का उपयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन का सबसे बेहतर तरीका है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री और गतिविधियों का प्रयोग करता है। वो क्या करना चाहता है साथियों, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, नहीं। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ये सही हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ये गलत है साथियों। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से शिक्षक आराम नहीं करता। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, जब शिक्षक पढ़ा रहा है और अपने शिक्षण में वो श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग कर रहा है, शारीरिक गतिविधियां करा रहा है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत जागरूक रहेंगे, बहुत रुचि लेंगे और अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। साथियों, दो लड़कियां हैं, उनमें से पहली लड़की सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर याद कर लेती है और दूसरी लड़की है लीना, वो चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ही पाठ को समझती है। ठीक है, यह के विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शंस में से बताना है साथियों कि कौन से विकास के सिद्धांत को ये संकेत करता है। तो साथियों, बात करते हैं ऑप्शंस की, वैयक्तिक भिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता और अंतर संबंध। तो एक लड़की का सीखने का तरीका दूसरा है और दूसरी लड़की के सीखने का तरीका दूसरा है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नताओं की ओर यहाँ संकेत हो रहा है साथियों। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। साथियों यहाँ एक विधि आएगी, उसके अलावा सारी विधियों से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान, इससे पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को समस्या दी जाए पर्यावरण संबंधी और उसका समाधान कराया जाए तो बच्चे करके ही सीख लेंगे, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम, इससे भी कराया जा सकता है। निर्देशित खोजें, इससे भी कराया जा सकता है। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, केवल ईबीएस को हम व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करके नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। यानी कि आपको ध्यान ये करना है कि ईबीएस की क्लास है और उसमें कविता और कहानी कथन का उपयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा साथियों। ऑप्शन है हमारे, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में, ये साथियों गलत हो जाएगा। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, आनंददायी और रोचक तो बनेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंटेंट ईबीएस का कहानी और कविता से रोचक बन जाए। अगला है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम कविता और कहानी का प्रयोग करते हैं ईबीएस की क्लास में तो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर हम बच्चों को समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक है, और उनकी कल्पना करने की योग्यताओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं कहानियों के माध्यम से। शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में पूछा जाता है। मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। काय की समस्या है ऑप्शंस में से, बोलने की नहीं है, बोलने और सुनने की नहीं है, पढ़ने की बिल्कुल सही है, सुनने की नहीं है। तो साथियों जो डिसलेक्सिया बीमारी है वो पठन विकार है, पढ़ने संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। साथियों जो पुराने विद्यार्थी हैं, सीनियर हैं, जो थोड़ा सा अधिक जानते हैं, वो छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है। उच्च नैतिक विकास, बिल्कुल नहीं। समूह में द्वंद्व, ये भी नहीं। गहन प्रतियोगिता, ये भी गलत है। उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, ये साथियों सही हो जाएगा। जो सीनियर लोग हैं, जैसे रैगिंग होती है ना, उसी टाइप से जो साथियों सीनियर विद्यार्थी हैं, अधिक दक्ष हैं और पुराने हैं, वो अपनी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा को यहाँ शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है साथियों, दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ये साथियों सही हो सकता है, क्योंकि जब विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी विद्यालय में तो बच्चे नई नई चीज़ें सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नई नई चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये गलत हो जाएगा। अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, केवल विज्ञान प्रदर्शनी से व्यवसायों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, ट्रेंड नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। एक चीज़ है ऑप्शंस में से जो बच्चों के विकास को आकार देने में वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है, हमें वातावरणीय कारक पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। संस्कृति, ये हमारे विकास में जरूर काम करती है साथियों। शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी हम वातावरणीय कारक है। पौष्टिकता, ये भी है। शारीरिक गठन, ये साथियों इंडिविजुअल अलग होता है, इसका हमारे वातावरणीय कारकों में ये शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शारीरिक गठन के अलावा विकास को आकार देने में वातावरणीय कारकों में बाकी के सभी शामिल हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में
जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। हमें कांसा के बारे में सही कथन को चुनना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शंस क्या है हमारे? कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। गलत है साथियों, ये कांसा तांबा टिन की मिश्र धातु है, ये सही है हमारा। कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है, ये भी गलत है। कांसा एक तत्व है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कांसा है साथियों वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही तरह की फसल बार बार उगने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा मिट्टी के बारे में बताने। अगर हम मिट्टी में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और बहुत से रसायनों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? बंजर हो जाती है, बिल्कुल हो जाएगी। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, बिल्कुल नहीं। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ये भी गलत है। उर्वर बन जाती है, उपजाऊ तो होगी ही नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। जब हम किसी मिट्टी में बार बार एक ही फसल उगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का उपयोग करेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख की मकान की विशेषताएं चुनिए। अब विशेषताओं को देख लेते हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। ऐसा नहीं है साथियों कि कंक्रीट से भी बना दी जाती हैं कि पेड़ से ही लकड़ी से ही बना जाए। ठीक है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये सही है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। तो बी सी और डी हमारा इसमें सही है। अब देखते हैं बी सी डी कौन से में है। तो बी सी और डी पहले में ही है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। साथियों हमें तरुण भारत संघ के बारे में बताना है कि ये समूह कैसा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो साथियों ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तरुण भारत संघ जो समूह है वो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से इसका मतलब होता है। यानी कि ये जो तरुण भारत संघ है इसे शॉर्ट में TBS भी बोलते हैं साथियों, TB और S। ठीक है, और ये TBS क्या करता है? ये एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करती है। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में हमें सही कथन चुनना है। ठीक है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही है साथियों। नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सांप की कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये साथियों बनाई भी जाती है और नहीं भी बनाई जाती, दोनों तरह से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सांप के कांटे की दवाई उसी सांप के जहर से बनाई जाए। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, यानी कि A, B और C सही होंगे। A, B, C देखते हैं कौन से में है, वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो B, A, C यहाँ पर हैं, तो ऑप्शन बी यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। हमें पेट्रोलियम के साथियों सही अभिलक्षण बताने हैं। अब पेट्रोलियम के बारे में आप जानते हैं कि पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ है और इसका उपयोग रोज़ होता है वाहनों में, कारों में, जितने भी वाहन चल रहे हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम होता कैसा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बदबूदार, पतला, पीला द्रव्य। ये साथियों गलत हो जाएगा, क्यों? पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। अच्छी गंध का, पतला, नारंगी द्रव्य, ये भी गलत हो जाएगा। बिना गंध का, गाढ़ा, अब ये भी गलत हो जाएगा, बिना गंध का नहीं होता। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पेट्रोलियम के बारे में एकदम सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब साथियों मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह हमें चुनना है। मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, हैजा नहीं फैलता।
अब हैजा वाले ऑप्शंस को आप निकाल दीजिए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सही है। मलेरिया, हैजा आ गया साथियों तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। मलेरिया, डेंगू और हैजा, हैजा मक्खी से फैलता है और वैसे जीवाणु वाला रोग है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। साथियों जो मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं, मधुबनी जो चित्रकला है उसमें रंग किसके बने होते हैं? अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बिल्कुल गलत। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, ये भी गलत है। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये बिल्कुल सही है। साथियों जो मधुबनी चित्रकला होती है उसमें पिसे हुए चावलों के रंगीन घोलों से चित्रकारी की जाती है, ठीक है। विशेष प्रकार के बने पोस्टर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों सही नहीं बताना है, ठीक है। चांद पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, ये बात सही है साथियों, नहीं देखा जा सकता चांद पर, हम नीचे से देखते हैं आसमान में, ठीक है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम होता है, ये बात भी सही है, चंद्रमा पर कम होता है। हमारे यहाँ जिस वस्तु का भार 6 kg होगा, चंद्रमा पर वहाँ उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण 1 kg होगा, ठीक है, 1/6 हो जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये साथियों गलत हो जाएगा। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग समान होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा, हमें गलत ही चुनना था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। अब यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ इस कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ठीक है साथियों, ऑप्शंस देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही। समवयस्क शिक्षा, ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि वो बराबर उम्र के बराबर वयस्क नहीं। प्रतिपूरक अधिगम, ये भी गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका कर सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चुनना है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक क्लास में 2 से 3 बच्चे हैं और वो सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब ये शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? समावेशी शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसे शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए गए। अब साथियों हम इन उदाहरणों को देख लेते हैं जो क्लास में शिक्षिका ने बताया। पहला उदाहरण है हमारा, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। साथियों बिल्कुल सही है, पेन की नोक और कागज के बीच एक बल कार्य करता है, किन्हीं भी 2 सतहों के बीच घर्षण बल लगता है तो घर्षण बल लगेगा, ठीक है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण होने के कारण ही चल पाते हैं, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये साथियों गलत है। वो लौटती है GF के कारण, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है और डी सही है। ABD वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है, A, B और D। तो साथियों सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पश्मीना शाल यानी कि शॉल की बात कर रहे हैं साथियों, जो सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, लगभग यहाँ एक नंबर आएगा, साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है? यहाँ घंटे बताने। तो साथियों पश्मीना शॉल 10 स्वेटरों के बराबर मानी जाती है और उसे बुनने में सामान्यतः 200 घंटों का समय लगता है। तो 10:200 वाला आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं सीटेट में, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों, यहाँ ध्यान दें सामूहिक गतिविधियाँ करा रही है,
में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा करवा रही है, समूह परियोजना करवा रही है आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? उसकी शिक्षिका साथियों कौन से आयाम का अनुगमन कर रही है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे भाषा निर्देशित सीखना, ये गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता आधारित सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोरंजन द्वारा सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि वो जो भी कार्य करा रही है वो सामूहिक गतिविधियों करा रही है। सामूहिक गतिविधियां मतलब सामाजिक गतिविधियां भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शन सी साथियों हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफंथीज या नेफंथेस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों ये बताना है। ऑप्शन से हमारे मेघालय में पाया जाता है, असम में नहीं, उड़ीसा में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। यूँ तो कहीं भी साथियों कर सकते हैं एक आध पौधा, लेकिन सामान्यतः बात कर रहे हैं तो सामान्यतः यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। इसमें साथियों तीन चीज़ें एक जैसी हैं और एक चीज़ अलग है, हमें अलग वाली चीज़ को चुनना है। पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल, ये साथियों तीनों क्या हैं? ये तीनों पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, ये तीनों पेट्रोलियम पदार्थ हैं। अब बात करते हैं किसकी? कोयला। कोयला साथियों इनमें अलग है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कोयला भी जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के एक गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी पालन शुरू करना है साथियों तो आपने कहीं भी देखा होगा, ये जब ठंड शुरू होती है ना उस समय में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन। जब साथियों उत्तर भारत में सरसों की फसल होती है, आपने देखा होगा, तभी मधुमक्खी पालन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन साथियों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन। कथन है साथियों, ABC में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित हैं ये बताना है। अब कथन ए है हमारा, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। कथन बी है, इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, इनके ढाल खड़े होते हैं। कथन सी कह रहा है इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। तो साथियों ऐसे होते हैं पठार। पठार ऊपर से बिल्कुल सपाट होते हैं, इनके किनारे एक से अधिक हो सकते हैं और ढाल खड़े होते हैं और इनमें खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वत, घाटी, चोटी ये हमारे गलत आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से क्षेत्र की भेड़ और बकरी से पश्मीना ऊन मिलती है? ये साथियों हमने देख लिया है ऐसा क्वेश्चन है। तो पश्मीना ऊन की बात आ जाए तो ये लद्दाख में मिलती है। ठीक है, तो लद्दाख की ही भेड़ और बकरियां होंगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कथन ए। इसमें भी दो कथन दिए हैं साथियों, हमें दोनों पढ़ने हैं। पहला कथन है, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एस आकार का जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर एस आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये भी हो जाएगा गलत साथियों हमारा। तो दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, गलत। ए और बी दोनों असत्य हैं, ये सही हो जाएगा, बाकी के ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।